Good morning, students and my dear friends. I am Dr. Shalini Shukla, and today is 4th of July 2022, Monday. Motivation of the day is perseverance is failing 19 times and succeeding the 20th. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे, तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। E-invoicing may be must for companies with rupees 5 crore turnover. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी कर रही है। किसके लिए? ऐसी कंपनीज के लिए जिनका जो टर्नओवर है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी सभी कंपनीज के लिए जीएसटी ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी हो रही है। इससे पहले की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़। इट मीन्स इस प्रपोजल से पहले अभी जो करंटली जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो 20 करोड़ है। इट मीन्स ऐसी सभी कंपनीज जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें जीएसटी ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी है। बट गवर्नमेंट इस 20 करोड़ की थ्रेशोल्ड वैल्यू को रिड्यूस करके 5 करोड़ पर लाने का सोच रही है। इट इज़ स्टिल अ प्रपोजल, और अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इस फिस्कल ईयर में ई इन्वॉइसिंग मैंडेटरी हो जाएगी ऐसी सभी कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। सबसे पहले ऐसे सभी कंपनीज पर जिनका टर्नओवर 10 करोड़ का है उस पर ये प्रपोजल एप्लीकेबल होगा, उस पर नया रूल एप्लीकेबल होगा। इसके बाद 5 करोड़ से ऊपर वाली कंपनीज के लिए तो इट मीन्स फेज्ड वाइज मैनर में गवर्नमेंट इस नए रूल को इम्प्लीमेंट कर सकती है अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, वाई गवर्नमेंट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग डाउन दिस थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर जीएसटी ई इनवॉइसिंग। तो अगर इसका सिंपल लॉजिक समझे हम तो जाहिर सी बात है कि अब 5 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर की जितनी भी कंपनीज हैं वो जीएसटी इनवॉइसिंग के मैंडेटरी रूल के तहत आएंगी। इसका मतलब जो कवरेज होगा, जो स्कोप होगा वो इंक्रीज हो जाएगा जीएसटी ई इनवॉइसिंग का। इट मीन्स अब ज़्यादा कंपनीज, नंबर ऑफ कंपनीज हैं अब वो ज़्यादा आएंगी इस पर्टिकुलर रूल के अंडर में, रूल के परव्यू में। एंड डेफिनेटली अगर नंबर ऑफ कंपनीज ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा कवर हो रही है इस नए रूल में, तो इट विल प्लंज डाउन द रेवेन्यू लीकेज एज वेल एज इट विल इंश्योर द इजी कंप्लायंसेस ऑफ जीएसटी रिजीम। इसके अलावा ट्रांजैक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, सेल्स रिपोर्टिंग इंक्रीज होगी, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होगी, डेटा एंट्री जो है वो ऑटोमेटिक, तो बेसिकली डिजिटलाइजेशन भी प्रमोट होगा क्योंकि ये जितना भी ई इनवॉइसिंग का सिस्टम है दैट इज ऑल डन थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो इससे क्या होगा, रेवेन्यू लीकेज इंप्रूव होगा, रेवेन्यू लीकेज रिड्यूस होगा, कंपनीज का कंप्लायंसेस बढ़ेगा, जो कंपनीज के ट्रांजैक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल मोड पे होंगे, सेल्स रिपोर्टिंग्स जो है उनमें ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी, डेटा एंट्री जो भी बिजनेस से रिलेटेड डेटा है वो अब ऑनलाइन या ऑटोमेटेड हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ऑल दीज benefits or advantage will improve the GST compliances। और इस नए रूल को इम्प्लीमेंट करने के लिए डेफिनेटली जीएसटीएन में भी चेंज करना पड़ेगा। व्हाट इज जीएसटीएन? दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। तो जीएसटीएन को भी अब एक लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज को कवर करना है, तो उसके लिए भी उसको रेडी किया जाएगा। तो ऑल दीज इनवॉइसेस विल बी फैसिलिटेटेड बाय जीएसटीएन और जीएसटी नेटवर्क, जिसको नेक्स्ट फेज के लिए तैयार किया जा रहा है इन अपकमिंग 3 to 4 months। तो अब जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होंगे उसमें जीएसटीएन के तहत ई इनवॉइस जनरेट करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा कि वो इस नए रूल को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो अक्टूबर 2022 में ये जो ई इनवॉइसिंग का सिस्टम था, इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग का सिस्टम था, ये ऐसे सभी एंटिटीज़ के लिए मैंडेट किया गया था जिनका टर्नओवर 500 से करोड़ का था। लेटर ऑन इस 500 से करोड़ की वैल्यू को रिड्यूस करके 100 करोड़ किया गया, इसके बाद 50 करोड़ किया गया, फिर रिसेंटली इसको 20 करोड़ कर दिया गया, और अब गवर्नमेंट 20 करोड़ से भी रिड्यूस करके
5 करोड़ पे ला रहे हो। डेफिनेटली धीरे धीरे जो जीएसटी का रिजीम है उसका परव्यू, उसका स्कोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और गवर्नमेंट का सीधा सीधा पर्पस है कंप्लाइंसेस को इंश्योर करना, रेवेन्यू लीकेज को रिड्यूस करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, सेल ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर रिपोर्टिंग हो, डिजिटलाइजेशन हो, जितने भी गवर्नमेंट और कंपनीज के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ऑटोमेटेड डेटा जनरेट हो जिसका फर्दर यूज। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं इस ई इनवॉइसिंग के। और बेसिकली टैक्स पे क्या करते हैं, उनको अपनी किसी भी इंटरनल सिस्टम के थ्रू या बिलिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू इनवॉइस जनरेट करनी होती है हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, और उसी इनवॉइस को रिपोर्ट करना होता है इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, जिसको हम IRP बोलते हैं, जस्ट टू गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी regime। तो जीएसटी regime इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। और यहाँ पर जो भी एडिशनल वैल्यू एडिशन से भी जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊँ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो गवर्नमेंट रिटर्न करती है कंपनीज को, और उसके लिए बिलिंग सबमिट करनी पड़ती है, कंपनीज को बिल सबमिट करना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे सभी कंपनीज जिनका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, उनके अब हैंड बिल सबमिट नहीं होंगे, उनको भी अपने बिलिंग सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सबमिट करनी पड़ेगी, जस्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मीन्स ऐसा सारा टैक्स या ऐसे सारे टैक्स जो इनपुट पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने दिए और जिसके लिए वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस सारे के लिए अब ई इनवॉइसिंग लगेगी। और जीएसटीएन को 6 महीने का टाइम दिया गया है कि वो सारी प्रिपरेशन कर ले, जिससे कि एक लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटीएन पर वो फैसिलिटेट किया जा सके और हायर वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन को टैकल कर सके ये नेटवर्क विदाउट एनी बग। अभी के लिए फ़िलहाल जीएसटीएन में केवल एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है सभी बिजनेस के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर। सो लेट्स सी अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो जीएसटीएन क्या अलग अलग इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल लाता है, या एक ही से सारी कंपनीज का पोर्टल, एक ही पोर्टल से सारी कंपनीज का ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन का जो compliances है वो होता है। So these are the changes that government is making from time to time into GSTN and e-invoicing system। और धीरे धीरे जो जीएसटीएन का पर्व्यू है, जीएसटी का पर्व्यू है, जीएसटी का स्कोप है, वो इंक्रीज होता जा रहा है। नंबर ऑफ कंपनीज जब जीएसटी के फॉर्मल स्कोप में आ रही हैं, उनका भी नंबर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ई इनवॉइसिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया था। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। Government hopes cess won't hit petroleum export in financial year 23. So finally गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एडिशनल सेस इंपोर्ट कर दिया है किस पर, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एक्सपोर्ट पर। इफ़ यू हैव वॉच द विंडफॉल टैक्स वीडियो, यू मस्ट बी नोइंग कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ऑयल और एनर्जी कंपनी जिस तरीके से एब नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उसको मैनेज करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में विंडफॉल टैक्स लगाया था गवर्नमेंट ने। और हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया में भी ये विंडफॉल टैक्स एप्लीकेबल हो सकता है, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट ट्रेड ऑफ कर ले कि उसको जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज हैं उससे डिविडेंड चाहिए या टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू चाहिए। सो फाइनली गवर्नमेंट ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ के एक्सपोर्ट पर सेस इंपोर्ट कर दिया है, एंड इट इज लाइकली टू हिट द फ्यूल एक्सपोर्ट दैट हैज टच्ड द $67 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। And the government says that domestic retail prices of diesel and petrol would remain unchanged. So finally government ने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जिसको हम बोल सकते हैं सेस इम्पोज कर दिया है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल of ₹6 per liter and ₹13 per liter respectively। और इसके अलावा
इम्पोर्ट ड्यूटी जो है गोल्ड पर वो भी बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 10.75% थी, उसको इंक्रीज़ करके 15% कर दिया है। तो पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब पर गवर्नमेंट ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी या सेस इम्पोज किया है 6 रुपये पर लीटर और 13 रुपये पर लीटर के हिसाब से। और जो गोल्ड है उसके एक्सपोर्ट को पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको 10.75% से इंक्रीज़ करके 15% कर दिया है, to curb the import of gold amid the concern over the increasing pressure on कैट। एंड हम सभी को पता है कि इंडिया में कैट के जो कैट मीन्स करंट अकाउंट डेफिसिट जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो हमारा क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट से और गोल्ड के एक्सपोर्ट से। इंडिया क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से और गोल्ड के इंपोर्ट से, नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट से। तो इंडिया बेसिकली ये दो कमोडिटीज़ में सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों पर ही सेस या हम बोल सकते हैं एडिशनल टैक्स इम्पोज किए। अब इसका रीज़न ये होता है कि वाई गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज द एडिशनल सेस ऑन दीज पेट्रोल, डीजल एंड एटीएफ। तो सीधी सी बात है कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके बाद से जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, दे आर बेसिकली अर्निंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट से शेयरिंग करना चाहती है, अपने रिवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना चाहती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एडिशनल सेस इम्पोज कर दिया। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया हुआ है कि जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने यहाँ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर जिस तरीके से विंडफॉल टैक्स लगाया था, उस तरह का विंडफॉल टैक्स इंडिया में भी गवर्नमेंट लगा सकती है, क्योंकि इंडिया में भी सेम पैटर्न है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस और अदर जो एटीएफ हैं, डीजल, उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कंपनीज जो हैं वो एक्सेस प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ दीज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी है या कोई टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें कोई एफिशिएंसी है या उन्हें कोई लार्जेस्ट रिजर्वॉयर मिल गए, ऐसा कुछ भी नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स दीज कंपनीज आर बेसिकली अर्निंग एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्सेस प्रॉफिट। और प्रीवियस टैक्सेस एंड रिजीम के अकॉर्डिंग जो टैक्स है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए नहीं था। एक जो कॉमन सिनेरियो, जनरल पैटर्न में जो प्रॉफिट अर्न होता है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेशन सिस्टम था। तो ये हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो विंडफॉल टैक्स या एडिशनल सेस इम्पोज कर सकती है इन ऑर्डर टू curb or in order to regulate this abnormal profit because of the geopolitical situation। और इसको हमने डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट अगर लगाती है किसी भी तरह का सेस, सरचार्ज या विंडफॉल टैक्स तो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है विंडफॉल टैक्स को लेकर के, अगर आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इवेंट। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने जो सेस इम्पोज किया है पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये इंडिया में जो फ्यूल का एक्सपोर्ट है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है, उसको इम्पैक्ट करेगा। माइंडेड स्टूडेंट, एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि ये जितना भी एडिशनल सेस लगा है दिस इज ऑन द एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने में जो भी टैक्सेस पहले लगते हैं वो इंक्रीज हो गए हैं। हालांकि कंपनीज का कहना है कि तो एक्सपोर्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 में अब उतना एक्सपोर्ट नहीं होगा जितना फाइनेंशियल ईयर 22 में हमने किया था विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया कि पूरा इंटायर जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको ले लिया है। गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन अवे द इंटायर प्रॉफिट मार्जिन ऑन ऑयल एक्सपोर्ट और पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट। तो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर हमने इंटायर प्रॉफिट मार्जिन नहीं लिया, स्टिल देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विद द एक्सपोर्ट ऑफ दिस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट है पेट्रोलियम का वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा। और अभी भी इंडिया का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहेगा। गवर्नमेंट ने सिर्फ ये जो सेस और ये जो गोल्ड पर जो एडिशनल ड्यूटी लगाई है, इम्पोर्ट ड्यूटी, दिस इज ऑल about to maintain the CAD or to reduce the CAD, that is current account deficit, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। कंपनीज का कहना है कि आपने हम पर एडिशनल टैक्स लगाया है तो डेफिनेटली जो हमारे प्राइस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो इंक्रीज होंगे और हमारे जो प्रोडक्ट जो अभी तक कॉम्पिटिटिव था वो अब लेस कॉम्पिटिटिव होगा, वो डिसएडवांटेजियस होगा इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 6 रुपये लीटर, 13 रुपये लीटर जो पेट्रोल में
एडिशनल सेस लगा है वो पूरा इंटायर प्रॉफिट मार्जिन नहीं लेगा, और इसका इम्पैक्ट जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, एक्सपोर्ट जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके जो इंटरनेशनल प्राइसेस है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। दैट विल नॉट मेक आवर प्रोडक्ट लेस कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। और गवर्नमेंट का ये भी कहना है इसके अलावा जो ये सेस से सरचार्ज से जो डोमेस्टिक फ्यूल है, डोमेस्टिक फ्यूल सप्लाई है और अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर होगी, वो ज़्यादा अवेलेबल होगी। अब कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्टर्स हैं वो डिस्करेज होंगे अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी नहीं मिलेंगे। जो एक्सपोर्टर्स हैं अगर उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं वो डिस्करेज भी होंगे। तो इंडिया में जो डोमेस्टिक फ्यूल्स है उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, तो जो डोमेस्टिक प्राइस है उनको कंट्रोल करने में, उनको रेगुलेट करने में भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम इट गवर्नमेंट विल ऑल्सो गार्नर द एडिशनल रेवेन्यू। तो बहुत सारे एडवांटेज गवर्नमेंट गिना रही है। ये जो सेस गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्रीज किया कि एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास एडिशनल रेवेन्यू आएगा, कंपनीज जो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पेट्रोल और क्रूड ऑयल प्राइसेस, उससे भी शेयरिंग होगी, डोमेस्टिक जो फ्यूल है उसकी सप्लाई भी इंश्योर होगी। तो ये सारे एडवांटेज जो हैं वो गवर्नमेंट काउंट कर रही है। बट कंपनीज का कहना है कि ये जो डिसीजन आया है गवर्नमेंट का गोल्ड पर एडिशनल इम्पोर्ट ड्यूटी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर एडिशनल सेस लगाना, दिस विल गोइंग टू इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट इनटू दिस फिस्कल ईयर। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने रीसेंट रूल लगाए हैं इसमें कुछ एग्जम्पशन भी है। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स एंड द यूनिट्स इन SEZ। तो इन दो यूनिट से जाने वाला जो एक्सपोर्ट है, इन दो यूनिट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो एक्सपोर्ट होगा उस पर ये एडिशनल सेस नहीं लगाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम या हम बोलें जो पेट्रोल, डीजल, ATF हैं उन सब पर अब एडिशनल सेस लगेगा। इसके अलावा गोल्ड पर भी गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है जस्ट टू कंट्रोल द कैट, दैट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। क्योंकि जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इम्पोर्ट्स के बिल बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स ने बोला ही था कि इंडिया में ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए गवर्नमेंट कैट को कंट्रोल करना चाहती है और इसलिए पेट्रोल या पेट्रोलियम या गोल्ड के एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को रेगुलेट करना सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर है जो गवर्नमेंट ने लिया है। तो दीज आर द टॉप 10 export destination of India in financial year 22 in terms of dollar billion. Singapore has been on the top position, followed by UAE, Netherlands, US, Australia, South Korea, Togo, Saudi Arabia, Indonesia and Turkey. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट प्लान्स टू डाइल्यूट penal provisions in environment laws. So Ministry of Environment, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MOEFCC बोलते हैं, इज थिंकिंग, इट इज ऑल्सो प्रपोजल नॉट द applied rules. So Ministry of Environment is thinking or is proposing to dilute the penal provision. Penal provisions mean जो imprisonment जेल होती है वो सारे प्रोविजन 3 इन्वायरमेंटल की लॉज है। इन्वायरमेंट के 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है। कौन कौन से? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो इन तीनों इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं इनमें पीनल प्रोविजंस हैं, पेनल्टीज हैं फॉर नॉन कंप्लायंसेस। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको फिलहाल के लिए डीक्रिमिनलाइज करना चाह रही है। जो पीनल प्रोविजंस हैं, जेल के प्रोविजंस हैं, जेल टर्म्स हैं, उसको रिमूव करना चाहती है और इसके लिए मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन के फॉर्म में अमेंडमेंट सेंड भी कर दिए हैं और हो सकता है मोस्ट लाइकली इसी बात के चांसेस हैं कि इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल जाए। तो सजेशंस वर रिसीव्ड फॉर decriminalization of the provisions of the said acts and in order to weed out the fear of imprisonments for simple violations. गवर्नमेंट इन जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं इनके वायलेशन को सिंपल वायलेशन कंसीडर कर रही है और इसीलिए डीक्रिमिनलाइज करने की बात हो रही है कि इनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाए। एज पर द करंट सिचुएशन जितने भी जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज हैं, एक्ट हैं, अगर इसमें कॉन्ट्रावेंशन होता है, नॉन कंप्लायंसेस होता है, तो जो एजुडिकेटिंग ऑफिसर होता है वो इम्प्रिजनमेंट्स पेनाल्टी और इम्प्रिजनमेंट दोनों ही इम्पोज कर सकता है।
However, in case of serious violation which leads to the grievous injury or death of any individual, they shall cover under the provisions of Indian Penal Code 1860. तो गवर्नमेंट का ये कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का ये कहना है कि अगर जो इस एक्ट के तहत जो डिक्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है तो उसके तहत जो इम्प्रिजनमेंट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी भी वायलेशन के तहत कोई भी वायलेशन इतना सीरियस होता है कि किसी इंडिविजुअल को ग्रीवियस इंजरी कर रहा है या उसकी डेथ हो जा रही है, इन दैट केस दीज एक्ट्स दीज क्राइम्स विल बी कवर्ड बाय इंडियन पीनल कोड 1860। उसके लिए इन तीनों एक्ट में पीनल प्रोविजंस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रपोजल फ़िलहाल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दिया है और मिनिस्ट्री का ये कहना है कि अगर इससे पीनल प्रोविजंस हटा दे देंगे, डिफरेंट जो पीनल प्रोविजंस हैं तीनों इन्वायरमेंट एक्ट में अगर ये हट जाते हैं तो थोड़ा सा यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा या यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी ऑल अक्रॉस द ज्यूरिडिक्शंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज। और अगर हम अभी का देखें जो करंट प्रोविजंस है तो ईपीए के तहत अगर नॉन कंप्लायंसेस हो रहा है तो जो वॉयलेटर है उसको 5 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का उस पर फाइन इम्पोज किया जा सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। और अगर दोबारा से रिपीट होता है ये कॉन्ट्रावेंशन या नॉन कंप्लायंसेस तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन इम्पोज किया जा सकता है। और इवन अगर ये फिर भी कंटिन्यू रहता है ये वॉयलेशन ये कॉन्ट्रावेंशन तो उस केस में जो इनपुर्समेंट्स है वो 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पेनाल्टी का जो अमाउंट है वो भी टाइम टू टाइम जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है वो अपने अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द वायलेशन। तो इसी पर्टिकुलर जो हम बोल सकते हैं इम्प्रिजनमेंट है 5 साल का 7 साल का, इसको रिमूव करने की बात हो रही है, इस पर्टिकुलर एक्ट को डीक्रिमिनलाइज करने की बात हो रही है। सो लेट्स सी कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता। तो इन 3 एक्ट्स में प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने फॉर अमेंडमेंट, जहां पर पेनल्टी को रिड्यूस करा जा रहा है और जेल टर्म्स को भी रिड्यूस करने की बात हो रही है। और मिनिस्ट्री का ये कहना है कि दिस इज जस्ट टू रिमूव द फियर फ्रॉम द माइंड ऑफ द बिजनेसमैन और इन ऑर्डर टू हैव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। टैक्स ऑन स्टील फ्यूल एक्सपोर्ट्स मे हिट आईएनसी प्रॉफिट। सो रिसेंटली अनाउंस a special tax on the exports of steel, iron ore, petroleum products। ये जो अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस किया है इसके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि इट विल इम्पैक्ट द एक्सपोर्ट डेफिनेटली, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया है। और अगर एक्सपोर्ट इम्पैक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली जो कंपनीज़ हैं इंडियन कंपनीज़ हैं उनका सेल भी इम्पैक्ट करेगा और अगर सेल इम्पैक्ट करेगा तो डेफिनेटली उनका प्रॉफिट उनका टर्नओवर भी इम्पैक्ट करेगा। ऐसा इंडस्ट्री एक्सपोर्ट्स का इंडस्ट्री जो है जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका मानना है। तो जितनी भी कंपनीज टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, ओएनजीसी, जितनी भी कंपनीज हैं जो कि इन सभी किसी न किसी सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी चेंजेस हैं ऑल दीज चेंजेस इज लाइकली टू पुल डाउन द प्रॉफिट इन फाइनेंशियल ईयर 23। और पैंडमिक के बाद अभी रिकवरी स्टार्ट हुई है कंपनीज के प्रॉफिट में मार्जिन में, तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं ये फिलहाल के लिए अच्छे नहीं हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इवन एनालिसिस भी यही रिवील करते टुगेदर द लिस्टेड कंपनीज फ्रॉम दीज टू सेक्टर रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड नेट प्रॉफिट ऑफ $3.05 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो 3.05 ट्रिलियन का प्रॉफिट अर्न किया था इन लिस्टेड कंपनीज ने 2 सेक्टर्स में मिलाकर, स्टील आयरन सेक्टर से। और कंपनीज का ये कहना है कि इस तरह का एडिशनल टैक्स सरचार्ज या सेस जो है वो आगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस कर सकता है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 की तो 84% ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया था कंपनीज इन कंपैरिजन टू फाइनेंशियल ईयर 21। और ये 2 सेक्टर जो ओवरऑल कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं लिस्टेड कंपनीज की उसका 32% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो डेफिनेटली इनका वेटेज भी ज़्यादा है ओवरऑल कॉरपोरेट प्रॉफिट अर्निंग्स पर, और रेगुलेटरी जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। तो
हमें पूरा ओवरऑल जो इंडियन कंपनीज का जो प्रॉफिट सिनेरियो है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा बिकॉज ऑफ दीज गवर्नमेंट डिसीजन. सो माइनिंग एंड मेटल सेक्टर इज डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट बाय दिस पर्टिकुलर रिसेंट रेगुलेटरी मूव. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव फॉर फार्मा सून. तो अभी तक हमने पीएलआई के बारे में डिस्कस किया है. पीएलआई के बारे में जानते हैं. व्हाट इज पीएलआई? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जहाँ पर कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जिससे कि इंडिया जो है वो एक एक्सपोर्ट हब के फॉर्म में डेवलप हो सके. इसी पैटर्न में गवर्नमेंट रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला रही, दैट इज RLI फॉर विच टाइप ऑफ कंपनीज? फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज. अब क्वेश्चन ये उठता है क्यों? जस्ट टू रेज द कॉन्ट्रीब्यूशन इन R&D एंड मूव अप द वैल्यू चेन ऑफ इनोवेशन एज पर द सोर्सेज सेट. क्योंकि इंडियन जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज उन पर हमेशा ये एलिगेशन लगता है कि वो कॉपीराइट IPR इन्फ्रिंजमेंट करती हैं, IPRs के जो लॉ हैं उनको वॉयलेट करती है. वो खुद R&D पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करते. जो बड़ी बड़ी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनके फार्मूला जो होते हैं, उनका जो ड्रग का फार्मूला होता है, उनके जो IPR हैं उनको कॉपी करके इंडिया में जेनरिक ड्रग्स को प्रोड्यूस करती हैं. ऐसा माना और ये भी कहा था कि इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करता. इंडिया के जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है रिसर्च के लिए वो बहुत फेवरेबल नहीं है. तो इन्हीं सारे क्रिटिसिज्म को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अब रिसर्च लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाने जा रही है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए, जहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को प्रमोट किया जाएगा कि वो अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च में, अपने डेवलपमेंट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और जिसके लिए उनको कुछ टैक्स इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी. अब क्वेश्चन उठता है हु इज़ एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर RLI? तो ऐसी कंपनीज जो कि अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% R&D में खर्च करेंगी वो इस RLI स्कीम के तहत आएंगी. इसके अलावा 4 to 5% ऑफ टर्नओवर इन्वेस्टेड इन R&D इन एन इंडस्ट्री लेवल, 10 to 12% of turnover invested by large corporate focused turnover. So basically एक थ्रेशोल्ड वैल्यू गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी है इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कि ऐसी कंपनीज जो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 15% या 10% या 4 से 5% डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एवरेजेस, अगर वो अपने R&D में स्पेंड कर रही हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही हैं, नई ड्रग्स या नई डायग्नोसिस टेस्ट किट्स ला रही हैं, तो ऐसी कंपनीज इस स्कीम के तहत इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होंगी. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. इन फर्स्ट RBI गवर्नर टू राइट टू फिनमिन इफ इन्फ्लेशन टारगेट मिस. तो जो नया मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जहाँ पर MPC इस्टेब्लिश हुई थी. MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर्स होते, 3+3, 3 गवर्नमेंट के और 3 RBI के. तो उस पर्टिकुलर नए फ्रेमवर्क के तहत MPC का जो प्राइमरी टारगेट था, जो RBI का प्राइमरी मैंडेट था, वो इन्फ्लेशन कंट्रोल बताया गया था. और इन्फ्लेशन के टारगेट कितना रखा गया था? 4 ± 2. हमने कई बार डिस्कस किया. इट मीन 2 to 6 इज द रेंज, नॉट बिलो देन 2, नॉट मोर देन 6. और अगर इन्फ्लेशन 2 से कम होती है, 6 से कम होती है कॉन्जिक्यूटिव फॉर 3 to 4 क्वार्टर्स, तो उस केस में जो RBI के गवर्नर होते हैं उन्हें गवर्नमेंट को या फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिटर्न में रीज़न या एक्सप्लेनेशन देना होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वाई द MPC और द RBI इज़ नॉट एबल टू अचीव और मेंटेन दिस इन्फ्लेशन टारगेट. और अभी तक ऐसा हालाल अभी रिक्वायरमेंट नहीं अराइज हुई थी कि RBI को या गवर्नर को फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट को रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना पड़े. बट ऐसा कहा जा रहा है कि अब पहली बार ऐसा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेटर लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे कि वाई दिस एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स स्टेज अबव 6 फॉर 3 consecutive क्वार्टर्स, क्योंकि अभी तक ये सिचुएशन अराइज नहीं हुई थी. तो सितंबर में जो क्वार्टर एंड हो रहा है, अगर उस तक इन्फ्लेशन CPI 6 से नीचे नहीं आई तो RBI गवर्नर को रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, लेटर लेना पड़ेगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि वो टारगेट क्यों मिस हुआ, व्हाट आर द रीज़न फॉर द मिसिंग ऑफ दिस इन्फ्लेशन टारगेट. और ऐसा इंडिया में पहली बार होगा. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. SBF's बैलेंस शीट ग्रोथ रेजेस क्वालिटी कंसर्न RBI.
स्मॉल फाइनेंसेस बैंक, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएफबीज बोलते हैं, तो एसएफबीज के जिस तरीके से बैलेंस शीट बढ़ रहा है, जिस तरीके से उनका बिजनेस बढ़ रहा है, तो आरबीआई के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहे हैं किस चीज़ को लेकर के, असेट क्वालिटी को लेकर के, कि जिस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक लेंडिंग कर रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है, उसको देखते हुए आरबीआई को कहीं ना कहीं कंसर्न हो रहा है कि ऐसा ना हो कि एसएफबीज जो हैं वो भी एनपीए और बैड लोन की कैटेगरीज में या एनपीए बैड लोन की चपेट में आ जाए। SFB's restructured standard advances remain higher than the pre-pandemic level, though below the peak of September 2021 as per the RBI। तो RBI के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि SFB's की जो असेस क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाए विद द growth and spread of SFB's financial services। So this is the growth trajectory of small finances banking since 2020. This blue bar indicates the deposits and red bar indicates the advances. So let us see how RBI will maintain the capital adequacy ratio and other asset qualities of these small finances banks. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.